चलो बेटा, गुड आफ्टरनून। अनूपा राजपूत, हेलो, हाय बेटा, हाय यूनिवर्स, हाय बेटा, सब लोग आ जाओ। आज हम लोग इसी चैनल पर स्टार्ट करेंगे न्यू लाइट अभ्यास पर। ठीक, न्यू लाइट नीट अभ्यास पर हम लोग 2013 का पेपर डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बेटा सब के सब तैयार हो जाओ और हम लोग जरा सा स्टार्ट करते हैं। और एक बात, आज बेटा सिंह सर की क्लास 8 बजे है पुराने वाले चैनल पर, न्यू लाइट नीट पर। आप उसको प्लीज ज्वाइन करिएगा। और ये जो नया चैनल जो अपना है न्यू लाइट नीट प्रयास का, इस पर बेटा सारी क्लासेस सिंह सर की इसी चैनल पर होंगी और इसको बेटा सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, चलो फिर स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, 2013 का पहला क्वेश्चन है। ठीक, पहला सवाल हमसे ये कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हमसे बोल रहा है द वर्टेबिलिटी ऑफ अ सरफेस बाय अ लिक्विड डिपेंड्स प्राइमरली ऑन। देखो लिक्विड का मतलब क्या होगा, जैसे कोई लिक्विड है, जैसे कोई सॉलिड अपने पास है। ठीक, कोई भी लिक्विड सॉलिड के कितने कांटेक्ट में है, ठीक, उसके साथ वो कितना कांटेक्ट में रहता है, यही हमारे पास क्या होती है, वर्टेबिलिटी होती है। ठीक, उसकी क्षमता कितनी है किसी लिक्विड के साथ कांटेक्ट में रहने की, दैट इज कॉल्ड वर्टेबिलिटी। और अगर वो कांटेक्ट में होगा तो फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड करेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड द सॉलिड। तो आंसर इज द थर्ड पार्ट। बहुत अच्छा, अयान, हर्षिता, सब लोग आ गए हैं, बहुत अच्छे। चलो भाई, अच्छा चैनल को बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द कंडीशन ऑफ, भाई द कंडीशन ऑफ मोशन अंडर विच अ माइक्रोवेव्स oven heats up a food item containing water molecules most efficiently। देखो बेटा, मोस्ट एफिशिएंटली का मतलब क्या हो गया कि जिसमें लॉस होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो, मतलब जिसमें एनर्जी लॉस होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोस्ट एफिशिएंट। और मोस्ट एफिशिएंट का मतलब क्या हो गया कि अगर दो चीजें, कोई भी दो बॉडी हैं, अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, ऐसे समझो मैकेनिक्स की लैंग्वेज में, अलग अलग डायरेक्शन में अगर मूव कर रही होंगी तब उसमें लॉस होने की जो है संभावना ज्यादा रहेगी। लेकिन अब हमसे कह रहा है कि मोस्ट एफिशिएंटली मतलब ज्यादा से ज्यादा उसकी एफिशिएंसी हो। और ज्यादा एफिशिएंसी कब होगा बेटा, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव, जो माइक्रोवेव है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी और जो वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी होगी, वो दोनों आपस में क्या कर जाएंगी, रेजोनेंट में होंगी। किस में होंगी, रेजोनेंस में होंगी। ठीक, रेजोनेंस वाली कंडीशन में एनर्जी का लॉस सबसे कम होता है। ठीक, तो हमारे पास जरा सा देख लेते हैं। ठीक, हाँ, रेजोनेंट वाली कंडीशन बेटा ये है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारे पास है रेजोनेंस वाली कंडीशन। ठीक, चले भाई आगे बढ़े। फ्रीक्वेंसी इन रेजोनेंस, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग अपनी जो नॉर्मल हमारे पास जो ज्ञान है उससे हम लोग कर सकते हैं ना। ऐसा सवाल आता है, जो बुद्धि भगवान ने हमें दी है केवल उसका यूज करेंगे। हमें कुछ नहीं पता तब भी हम जानते हैं कि अगर दो चीजें रेजोनेंस में होंगी, ठीक, ऐसे समझो कि कोई चीज, जैसे दो लोगों के बीच में बेटा प्यार है, तो प्यार कैसे आगे बढ़ेगा, कि जब दोनों की सारी चीजें मैच कर रही हूं, जो वो बोल रहा है वही वो भी बोल रहा है, जो उसकी थिंकिंग है वही दूसरे वाले की भी थिंकिंग है। जब तक ये सारी चीज, जो वो वर्क करना चाह रहा है वही दूसरा वाला वर्क करना चाह रहा है, जब दोनों की थिंकिंग सेम होगी, दोनों का वर्क जो होगा करने का तरीका वो सेम होगा, तभी जो है हमारे पास उन दोनों के बीच की जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम होगी ना, मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। तो यही सेम चीज है। ठीक, अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सही बात बोला, अंडरस्टैंडिंग, क्लियर। तो थर्ड क्वेश्चन बेटा हम लोग आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, कह रहा है कि अ गैस इज टेकन थ्रू अ साइकिल ABCA, मतलब साइक्लिक प्रोसेस है ABCA, व्हाट इज द नेट वर्क डन। नेट वर्क डन के लिए हमने बताया था बेटा कि हमें क्या फाइंड करना होता है, एरिया। एरिया हो जाता है, ट्रायंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहां से आ जाएगा हाफ, बेस की वैल्यू बताओ बेटा, बेस ये है बेटा। तो अब देखो 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो ये 7 होगा, तब ये 8 हो जाएगा। 7 - 2 इज 5 इंटू
हाइट क्या है बेटा, यहां से यहां तक की हाइट है, ये 6 है और ये 2 है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 4 है, तो यहां से आ जाएगा 4। अब देखो ये 10⁻³ में है और ये 10⁵ में है, तो इंटू 10⁻³ इंटू 10⁵ कैंसिल करोगे, 5 2 जा बेटा 10 और इन दोनों में 10⁻², आंसर इज द 1000। ठीक, करेक्ट आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, 1000 जूल। रेशमा यादव, कोई नहीं बेटा, सब लोग आ जाओ ना, खूब अच्छे से तैयारी करनी है, पढ़ना है तो टाइम से आ जाया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग 4 वायर्स, 4 वायर बेटा गिवन है, द फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, विच ऑफ दीज विल हैव द लार्जेस्ट एक्सटेंशन। हमें बेटा एक्सटेंशन लार्जेस्ट होना चाहिए। ठीक, और हम लोग जानते हैं y इज इक्वल टू बेटा अपने पास होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक, स्ट्रेस होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन इज डेल्टा एल अपॉन एल, तो इसको लिख सकते हैं बेटा F इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। ठीक, और एरिया की हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तब इसको बेटा हम लोग लिखेंगे F इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। अच्छा, हमसे बेटा से एक बात बोल रहा है कि टेंशन भी सेम है, टेंशन मतलब ये फोर्स सेम है। ठीक, और पाई तो कांस्टेंट है ही है, तो डेल्टा एल को अगर हम लोग इधर लेकर के आते हैं तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन पाई वाई इंटू आर स्क्वायर। अब ये वाई नीचे चला जाएगा, वाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक, तो यहां से डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, एल अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है, ये लेंथ है कि हमारे पास रेडियस है, रेडियस हमारा मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर है, तो जिसका रेडियस कम होगा उसका एक्सटेंशन ज्यादा होगा और जिसका रेडियस ज्यादा उसका एक्सटेंशन कम होगा। तो हमें ज्यादा एक्सटेंशन चाहिए, लार्जेस्ट एक्सटेंशन, तो रेडियस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम रेडियस किसका है बेटा 0.5, 0.5 mm इज द मिनिमम रेडियस। ठीक, ठीक है बेटा, तो मिनिमम रेडियस किसका है, इस वाले का है 0.5 और इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलें आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अ पीस ऑफ आयरन इज हीटेड। ठीक, एक आयरन का बेटा पीस हम लोग हीट कर रहे हैं इन द फ्लेम, इफ इट फर्स्ट बिकम्स डल रेड देन बिकम्स रेडिश येलो एंड फाइनली टर्न्स टू वाइट हॉट, द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन इज पॉसिबल। देखो बेटा इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, हीट, हीट देने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ाना या कम करना। ठीक, टेम्परेचर बढ़ाना या फिर कम करना। कह रहा है कि इट फर्स्ट बिकम्स, जब हीट कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो पहले ये रेड, डल रेड कलर दे रहा है, फिर हमारे पास है येलो दे रहा है, फिर हमारे पास है व्हाइट कलर का दे रहा है, मतलब लगातार वेवलेंथ हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, लगातार वेवलेंथ हमारी कम हो रही है। और टी और लैम्डा में रिलेशन कौन देता है, वेवलेंथ और टेम्परेचर में बीन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ देता है। हम लोग पढ़ते हैं लैम्डा मैक्सिमम इंटू टेम्परेचर टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और जब टी बढ़ेगा तब हमारे पास लैम्डा एम कम होगा, तो ये रिलेशन कौन देता है, बीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। आंसर इज द फर्स्ट पार्ट। भाई बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, हर्षिता गुप्ता, अयान, रितेश कुमार, रविरंजन, अनूपा राजपूत, डी नहीं बेटा गलत बात, डी पार्ट नहीं होगा, डी पार्ट एनर्जी बताता है ना अनूपा, डी पार्ट केवल हमारी एनर्जी को डिफाइन कर रहा होता है। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज, कौन सा टर्म हमारे पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर, देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात हमने बताई थी, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये ग्रेटर देन होल होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल से ज्यादा होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल से ज्यादा होते हैं। ठीक, और एन टाइप में कैसी इंप्योरिटी बेटा होती है, पेंटावैलेंट। कैसी होती है, पेंटावैलेंट। अब पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी, ये तो गलत हो गया, होल्स और माइनॉरिटी सही है, बिल्कुल सही बात है।
बिल्कुल सही है। एंड पेंटावैलेंट एटम्स, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया बेटा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं ना बच्चे, ठीक। हर्षिता, अयान, यूनिवर्स ना, बहुत अच्छे रितेश। चलो भाई, इन अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, अच्छा एक बात, हाँ बेटा, ई आर मेजॉरिटी एंड होल्स आर माइनॉरिटी पेंटावैलेंट डोपेंट, बिल्कुल सही बात है, ठीक। चलो भाई, अच्छा एक बात बेटा और फिर से आप लोगों को बता दें कि आज शाम को 8 बजे सिंह सर की क्लास है पुराने वाले चैनल पर, न्यू लाइट नीट पर। और जो अगली क्लास जो सिंह सर की होगी वो इसी चैनल पे होगी, न्यू लाइट नीट प्रयास पर, ठीक है। न्यू लाइट नीट प्रयास पर ही चैनल पर, इसी पर होगी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इन अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर हैविंग अ वोल्टेज गेन, अच्छा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन दिया हुआ है जी, वोल्टेज गेन इज द जी, ठीक। द ट्रांजिस्टर यूज्ड हैज ट्रांस कंडक्टेंस 0.03, अभी तुम इसको बेटा भूल जाओ, अभी केवल ये याद रखो ट्रांस कंडक्टेंस, कंडक्टेंस दिया है, ठीक, कंडक्टेंस दिया है 0.03, और करंट गेन ये दिया हुआ है। इन द इफ द above ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वन विथ ट्रांस कंडक्टेंस, दूसरे का दिया है कंडक्टेंस 0.02 एंड करंट गेन इज 0.20, द वोल्टेज गेन हमें फाइंड करना। हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला एक लगा सकते हैं जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है। हम, अच्छा बेटा ये सब लोगों ने पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर। हम ज्यादा बेटा, तुम्हें अगर कहीं पर भी तुम्हें कंफ्यूजन होती है इस चैप्टर में, जनरली बच्चों को होती है, तो उसको कैसे जो है हमें रिकॉग्नाइज करना है वो जरा हम समझा दे रहे हैं ऐसे क्वेश्चन में जब कुछ ना समझ में आ रहा हो, ठीक। देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है। अच्छा एक बात और पढ़ते हैं हम लोग, R इज इक्वल टू होता है बेटा रो एल अपॉन ए, ठीक, रो एल अपॉन ए, और रो इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1 अपॉन सिग्मा, ठीक। और सिग्मा हमारे पास क्या हो जाता है, कंडक्टेंस हो जाता है, ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस इज मीन्स रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है, उसको रेजिस्टेंस की तरह हम लोग यूज करेंगे ना। तो यहां पर लिखेंगे V1 अपॉन V2, वोल्टेज गेन फर्स्ट अपॉन वोल्टेज गेन सेकेंड इज इक्वल टू ट्रांस कंडक्टेंस सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, ये हो जाएगा 0.03 अपॉन 0.02, पहले का 0.03 है, इसका 0.02 है, ठीक। और V1 बेटा अपने पास कितना है, पहला वोल्टेज गेन कितना है G, और V2 हमें निकालना है, ये बेटा पॉइंट इसका हट जाएगा, तो G इज इक्वल या V2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2/3 इंटू जी। बताओ यार किसी बच्चे को कोई दिक्कत, 2/3 G, ठीक है। ये चैप्टर ये बेटा बिल्कुल आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी, पढ़ाएंगे हम, नहीं बेटा 2/3 आएगा, 3/2 नहीं आएगा, जब ये इधर जाएगा बेटा तो पलट जाएगा ना, V2 इधर आएगा और 2/3 आ जाएगा, 2G/3। विजय मिश्रा, रेशमा यादव सर ये चैप्टर बिल्कुल पढ़ाएंगे, ठीक। अभी कर लेते हैं, देखो हमें अभी हमने बताया कि जब आप लोगों को अभी चैप्टर वाइज जब हम कराएंगे तब पहले हर एक चैप्टर का अनसॉल्व कराने से पहले आपका एक रैपिड फायर कराया जाएगा, ठीक। तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर सर्टेन मेटल, देखो भाई सर्टेन मेटल, अच्छा सवाल है, सर्टेन मेटल की हमसे बात कर रहा है, द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी V है, कितनी है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी गई है, मतलब बेटा हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है V, ठीक। इफ रेडिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 2V, रेडिएशन जो आ रही है एनर्जी वो कितनी है 2V है, ठीक। तो हमारे पास म्यू इज इक्वल टू कितना है 2V है। हमें मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग बेटा जानते हैं हाफ m v मैक्स स्क्वायर, ये आइंस्टीन इक्वेशन से निकल करके आया था, इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हुए हैं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब बेटा देखो यहाँ पर एच न्यू की वैल्यू लिखेंगे 2V माइनस, और एच न्यू नॉट की वैल्यू है V, यहाँ दी गई है एच वी, तो ये आ जाएगा बेटा एच वी हाफ m v मैक्स का स्क्वायर, तो यहां से बच्चा आ जाएगा V मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एच वी अपॉन m
इंटू 2, ठीक। तो वी मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2hv/m। आंसर इज द सेकंड पार्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? कोई बच्चा ऐसा है, अमन, अयान, अनुश्री, कोई दिक्कत किसी बच्चे को बेटा? नहीं है ना? चलें आगे बढ़ें। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेटा एक दिन हमने बताया हुआ था तुम लोगों को ना। देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है। द स्लिट्स आर 2 mm अपार्ट, मतलब स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी की वैल्यू दी गई है। एल्यूमिनेटेड बाई फोटोन ऑफ 2 वेवलेंथ, एक ये वेवलेंथ है बच्चा और दूसरी वेवलेंथ ये है। एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस, हमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी है फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन 2 m मीटर। स्क्रीन कितनी डिस्टेंस पर है, 2 m पर है, कैपिटल डी। फ्रॉम द स्लिट ब्राइट फ्रिंजेस वन इंटरफेरेंस पैटर्न क्वाइंसाइड। देखो बेटा क्वाइंसाइड की बात कर रहा है, कहां पर फ्रिंजेस क्वाइंसाइड करेंगी। और जब भी क्वाइंसाइड करने की बात कर रहा होगा बच्चा तो हम लोग क्या लगा देते हैं, n1 λ1 इज इक्वल टू n2 λ2। तो n1 अपॉन n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, λ2 अपॉन λ1। λ2 इज द 1000 एंड λ1 इज द 12,000, 10,000, ठीक। ये इससे कैंसिल करेंगे, 2 6 12, 2 5 10, तो n1 अपॉन n2 की वैल्यू आ जाएगी 5/6। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट की 5th जो ब्राइट होगी और सेकंड वाले की 6th जो ब्राइट फ्रिंजेज होंगी वो दोनों एक दूसरे को क्वाइंसाइड कर जाएंगी ना। तो n1 की वैल्यू 5 ले सकते हैं और n2 की वैल्यू 6 ले सकते हैं। तो कोई एक लेकर के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट को लेकर के सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू बेटा हमने बताया था n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। फर्स्ट को ले रहे हैं n1 λ1, ठीक। n1 इज द 5, λ1 कितना है बेटा 12,000, 12,000 इंटू 10 टू द पावर -10। कैपिटल D इज द 2 मीटर अपॉन स्मॉल d 2 mm, 2 इंटू 10 टू द पावर -3। कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 6 mm। आंसर इज द फर्स्ट पार्ट, करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट पार्ट 6 mm। अनूपा वेरी गुड, हर्षिता बहुत अच्छे, ठीक। कुछ बच्चे आज गायब है ना, इन सबको आ जाना चाहिए बेटा लाइव, कुछ आज गायब है। द सर्टेन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन की बात कर रहा है। हाइड्रोजन इज चेंज टू हीलियम बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। एक प्रोसेस चल रहा है बेटा फ्यूजन, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक। अब हमसे बेटा इसमें ये कह रहा है द मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट का मतलब डेल्टा एम इज गिवन, डेल्टा एम इज 0.02866, डेल्टा एम इज 0.02866, ये गिवन है। एनर्जी, कितनी एनर्जी निकल रही होगी, यू का मतलब हो गया पर न्यूक्लियन, इसका मतलब क्या हो गया, पर न्यूक्लियंस। तो हम लोग जानते हैं आइंस्टीन की इक्वेशन है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर 0.02866, या इसी को बेटा हम लोग लिखते हैं डेल्टा एम इंटू यू 931.5 MeV, ठीक। इसको सॉल्व करने के बाद ये आता है जब मास यू में दिया होता है, ठीक। टेलीग्राम पे लिंक नहीं मिला था तुम लोगों को? ओके चलो, तो यहां पर इंटू 931.5 MeV ये लिख दिया हमने। अब हमसे कह रहा है कि ये तो हो गया टोटल एनर्जी जो निकल रही होगी, पर न्यूक्लियन हीलियम में चेंज हुआ है। हीलियम में बेटा कितने होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इज 4/4। तो ये वैल्यू बेटा आ जाएगी 6.675 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा 4 हमने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कैसे निकाल लिया, नंबर ऑफ या इसको बोल सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ द बॉडी। एटॉमिक मास इसका कितना है, एटम का 4 है, यही हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, ठीक। बहुत अच्छे।
चले भाई बच्चों आगे बढ़ते हैं। इफ वी स्टडी द वाइब्रेशन ऑफ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, ठीक, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखो भाई कह रहा है कि दोनों एंड पर ओपन है, ये है, और जब दोनों एंड पर ओपन होता है तो एंड पॉइंट पर एंटी नोड और एंड पॉइंट पर एंटी नोड, ये तो कंफर्म है, ठीक। और ओपन एंड पर जब बेटा दोनों जो ओपन ऑर्गन पाइप जो हमारे पास होती है वहां पर जो N1 रेशियो N2 रेशियो N3 रेशियो N4 सारे बनते हैं, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 5 4 रेशियो 5, मतलब सारे हार्मोनिक बन रहे होते हैं, 1 2 3 4 5 हर तरह के हार्मोनिक बन रहे होते हैं। ऑड हार्मोनिक ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड, बिल्कुल ऑड भी बन रहे हैं 1 3 5 7 करते हुए। फिर कह रहा है ऑल हार्मोनिक, ये भी बिल्कुल सही है, ऑल हार्मोनिक 1 2 3 4 5 भी बन रहा है। कह रहा प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एंड ओपन एंड विल बी एंटी नोड, ये भी सही है। तो गलत क्या हो सकता है, थर्ड पार्ट गलत हो सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट, प्रेशर विल बी मैक्सिमम एट बोथ एंड्स। देखो बोथ एंड पर एंड पॉइंट पर प्रेशर मैक्सिमम नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि जितनी डिस्टेंस बेटा ज्यादा होगी उतना ही प्रेशर कम होगा ना। चले भाई, क्योंकि एंटी नोड बन रहा है और एंटी नोड पर हमेशा प्रेशर कम होता है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ सोर्स ऑफ अननोन, बहुत अच्छा सवाल है, एक बार और हम लोग कर भी चुके हैं, ठीक। अनूपा बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया है। चलो हर्षिता, ठीक। अननोन फ्रीक्वेंसी 4 बीट्स पर सेकेंड दे रहा है, किसके साथ, 250 के साथ। देखो 250 है, 4 बीट्स देने का मतलब या तो फिर ये 254 हो सकता है, 4 ऐड हो जाएगा, या फिर 4 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 246 हो सकता है। दो पॉसिबल हैं, या तो ऐड होगा 4 या फिर सब्सट्रैक्ट होगा 4, ठीक। फिर कह रहा है कि द सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स, सोर्स का सेकेंड हार्मोनिक, मतलब इसका सेकेंड हार्मोनिक क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक, ये बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी गिव्स 5 बीट्स पर सेकेंड, कितना दे रहा है बेटा, 5 बीट्स पर सेकेंड। अब जरा समझते हैं, तो अब इसका अगर बेटा सेकेंड हार्मोनिक निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 508, और इसका कितना हो जाएगा 492, ये दो अपने पास आ गए। अब कह रहा है कि व्हेन साउंडेड विद अ सोर्स 513, सोर्स के साथ 5 बीट्स पर सेकेंड दे रहा है, और सोर्स की कितनी हो गई 513, तो सोर्स की है 513। अब जरा देखो, जैसे ये तो इसके साथ 4 बीट्स दे रहा है, लेकिन इसको लेकर के 492 बना, वो इसके साथ 5 बीट्स नहीं देगा, 5 नहीं दे रहा है। लेकिन ध्यान से अगर देखो कि ये वाला इसके साथ 5 दे रहा है, और ये किससे बना है, इससे बना है, और ये इसके साथ 4 दे रहा है, ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए आंसर बेटा क्या हो जाएगा, लास्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर 254। वेरी गुड, ठीक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा जवाब दे रहे रेशमा, अनुश्री, रितेश, ठीक, यूनिवर्स, मोहम्मद सूफियान, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द वेवलेंथ ऑफ लैम्डा ई, द वेवलेंथ ऑफ लैम्डा ई मतलब इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ की बात कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ की बात कर रहा है, एंड लैम्डा पी ऑफ अ फोटोन ऑफ सेम एनर्जी ई। देखो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है बेटा लैम्डा ई इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पढ़ा हुआ है, पढ़ाया भी हुआ है, तो लैम्डा ई इज इक्वल टू एच अपॉन पी, तो यहां से आ जाएगा एच अपॉन, और हम लोग पढ़े हुए हैं 2m के, काइनेटिक एनर्जी के, या कहीं कहीं पर ई लिखा होता है, एच अपॉन 2m ई।
ये हो गया पार्टिकल के लिए, इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है, पार्टिकल के लिए हो गया h/√2m e। और हम लोग पढ़े हुए हैं बेटा फोटोन के लिए, क्या है, फोटोन, फोटोन के लिए वो वेव है, उसके लिए पढ़ा है h/p, और p की वैल्यू बेटा पढ़ी हुई है E/c, तो यहां से पढ़ लिया hc/e। देखो यहां पर लैम्डा e अपॉन लैम्डा p अगर हम लोग निकालें, या लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√e एंड लैम्डा p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू e। ठीक, अब यहां पर ये √e इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा p के, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका अगर स्क्वायर कर दें तो यहां से आ जाएगा लैम्डा e का स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/e। ठीक, और 1/e के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, लैम्डा p, तो लैम्डा e का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा p। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा तुम लोग जवाब दे रहे हो। चले भाई, किसी बच्चे को कोई दिक्कत बताओ यार, कोई समस्या है क्या तुम लोगों को, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, हाफ लाइफ बेटा गिवन है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप X is 20 years, another element Y, the two element X and Y were found to be in the ratio, X और Y का जो रेशियो मिल रहा है बेटा 1:7 है, और अगर हम लोग निकालें x/x प्लस वाई तो ये आ जाएगा 1/7 + 1, दिस इज 1/8। ठीक, तो x का कितना फ्रैक्शन मिला, 1/8, मतलब x अगर 1 रहा होगा तो 20 साल में कितना हो गया, 1/2, फिर नेक्स्ट 20 ईयर में कितना हो गया, इसका हाफ 1/4, फिर नेक्स्ट 20 ईयर में क्या हो गया, इसका हाफ 1/8, टोटल टाइम कितना लगा, 20 20 40 और 20 60, 60 ईयर इज द करेक्ट आंसर। ठीक, वेरी गुड, अयान, अनूपा, मोहम्मद सूफियान, क्लियर है, क्लियर है, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। इन द फिगर वीटी डायग्राम, दिस फिगर डायग्राम, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर P1 एंड P2। देखो भाई एक बात है, ये ग्राफ दिया है V और T के रिस्पेक्ट में, V और T के रिस्पेक्ट में दिया है। ठीक है बेटा, V और T के रिस्पेक्ट में हम लोग पढ़े हुए हैं PV = nRT। ठीक, तो V = आ जाएगा nR/P × T। तो यहां से देख सकते हैं कि ये पूरा स्लोप है, स्लोप है, और स्लोप को अगर हम लोग देखें y = mx से कंपेयर कर रहे हैं, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p एंड स्लोप इज द tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। ठीक, तो tan थीटा को हम लोग थीटा बोलेंगे अभी, क्योंकि थीटा जिसका ज्यादा उसका tan थीटा ज्यादा, जिसका थीटा कम उसका tan थीटा कम, तो हम लोग बोल सकते हैं थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, जिसका थीटा ज्यादा उसका p कम, थीटा जिसका ज्यादा उसका p कम, जिसका थीटा कम उसका p ज्यादा। देख लो भाई, थीटा किसका ज्यादा है, P2 वाले का, तो P2 छोटा होगा, कौन बड़ा होगा, जिसका थीटा कम है, P1, तो हम लोग बोल सकते हैं P2 इज लेस देन P1। करेक्ट आंसर इज द सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बताओ भाई, आया समझ नहीं आया, बताओ बेटा। विजय प्रियदर्शनी साहू, वेरी गुड। आनंद मोहन, ये किसका नाम है भाई, आनंद मोहन ना, ऐसे नाम नहीं रखना है। चलो, द मोलर स्पेसिफिक हीट, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस, प्रेशर एंड वॉल्यूम पर ये है। देखो बेटा, Cp - Cv हम लोग जानते हैं क्या होता है, R, Cp - Cv इज इक्वल टू R। हमें Cv की वैल्यू फाइंड करनी है गामा के टर्म्स में, तो Cv से डिवाइड कर देंगे, Cp/Cv - Cv/Cv इज इक्वल टू R/Cv। दिस इज गामा -1
इज इक्वल टू आर अपॉन सी वी. सी वी इज द आर अपॉन गामा माइनस 1. आंसर इज द फर्स्ट पार्ट. आंसर इज द फर्स्ट पार्ट. वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बेटा तुम लोग जवाब दे रहे हो. वेरी गुड. नेम बेटा बहुत अच्छा है, बस मजाक कर रहे थे थोड़ा सा, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है ना. चलो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ हीलियम, 1 ग्राम हीलियम एट एनटीपी फ्रॉम T1 टू T2. तो हम लोग लगा देंगे बेटा डायरेक्ट NCV डेल्टा टी. तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या लिखते हैं, मास 1 है अपॉन हीलियम का एटॉमिक मास बेटा 4. ठीक, Cv की वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस है 3r/2 इंटू डेल्टा टी इज T1 माइनस T2. तो आ जाएगा बेटा 3/8 और K के टर्म्स में दिया है तो Na इंटू के T1 माइनस T2. भाई R की वैल्यू क्या होती है, Na इंटू के. ठीक, तो आंसर इज द सेकेंड पार्ट 3/8 Na इंटू के बी T2 माइनस T1. देख लो बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को. ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे. अब प्लेनो, अच्छा सवाल है, मैकेनिक्स का अभी तक का पूछा गया नीट में बिल्कुल टफ सवाल जिसको माना जाता है. अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस फिट एग्जैक्टली इनटू अ प्लेनो कॉनकेव लेंस. देखो भाई इधर प्लेनो कॉनकेव लेंस, ये बेटा अपने पास कुछ ऐसा है. ठीक, इसके अंदर प्लेन के अंदर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस फिक्स कर दिया गया. ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर इफ लेंसेज आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 एंड μ2. इसका बेटा है μ1 और इसका है μ2. ठीक, r इज द रेडियस, इसका है r. अच्छा, और प्लेन सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा इनफाइनाइट. प्लेन सरफेस का या प्लेन मिरर का रिफ्रैक्टिव रेडियस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है. ठीक, सर आप तो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच. अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में लव का साइन लिख करके जरूर भेज देना. अयान सर अच्छा पढ़ाते भी हैं और सर की क्या बात करते हो बेटा, ना गलत बात है. नहीं, सर भी अच्छे हैं, टी शर्ट ही अच्छी नहीं है. ठीक, इस बात का विशेष ध्यान रखना है. टी शर्ट की तारीफ करते हुए सर की तारीफ करना भूल नहीं जाना है. चलो भाई, अब देखो सबसे पहले हम लोग कह रहा है कि देन द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2. ठीक, तो यहां से बेटा आ जाता है 1/f. 1/f1 इज द μ1 माइनस 1, 1 से μ1 में जा रहे हैं, μ1 माइनस 1. और 1 पहला क्या है, इनफाइनाइट है, 1/इनफाइनाइट माइनस 1/माइनस का r. बताओ बेटा यहां तक 1/f1 की वैल्यू क्लियर है. और f2 अगर लिखते हैं, f2 देख रहे हैं बेटा, ये वाला सरफेस देख रहे हैं, इसमें से बाहर निकलेंगे तो लिखेंगे प्लस μ2 माइनस 1 1/. अब पहला सरफेस कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा, फिर ये वाला सरफेस मिलेगा 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट. चलो भाई कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है. देखो 1/इनफाइनाइट इज 0, 1/इनफाइनाइट इज 0. ठीक, जरा सा इधर लिख दें, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो जरा इधर लिख देते हैं. तो 1/f इज इक्वल टू, देखो बेटा μ1 माइनस 1. ठीक, और माइनस माइनस प्लस 1/r, तो यहां लिखेंगे μ1 माइनस 1/r. और यहां पर देखो μ2 माइनस 1 प्लस μ2 माइनस 1/r. बताओ भाई कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई बच्चा ऐसा है जिसको कोई दिक्कत हो. चलो 1/r, अच्छा ये वाला, ठीक 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 है, ठीक बेटा,
ये माइनस में होगा, ठीक है। हाँ बेटा ये वैल्यू माइनस में होगी ना, रेडियस इसका किस में होगा, माइनस में लेंगे, ठीक। तो अपने पास आ जाएगा यहाँ माइनस आर, ठीक है। तो चलो भाई क्या आ जाएगा, आर एलसीएम ले लो, तो यहाँ बन जाएगा μ1 -1 माइनस μ2 प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन एफ की वैल्यू आ जाएगी बेटा μ1 माइनस μ2 अपॉन आर। तो यहाँ से एफ अगर निकालोगे तो पलट देंगे आर अपॉन μ1 माइनस μ2। आंसर इज द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा साइन कन्वेंशन बेटा कंफ्यूज हो, देखो एक बात ध्यान रखो, साइन कन्वेंशन करते समय कभी भी, पहली चीज जरा इसको हटा दें फिर बताते हैं ना, या इधर बता देते हैं। देखो बेटा इधर साइन कन्वेंशन के लिए जैसे ये लेंस है, ठीक, हमें ये वाला सरफेस मिलता है पहले, कर्व सरफेस पहले मिलता है ये वाला, तो इसका रेडियस जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक। और ऐसा सरफेस अगर कहीं पर पहले मिल रहा है तो उसका रेडियस क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक। और प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर होगा वो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के जो नीचे होगा वो बेटा नेगेटिव, और लेंस के पहले जो होगा वो नेगेटिव, लेंस के पहले बिफोर द लेंस नेगेटिव और आफ्टर द लेंस नेगेटिव। क्लियर होगी बात, आफ्टर द लेंस नेगेटिव। प्रियदर्शनी देख लो बेटा, ठीक। अब ये अपने पास साइन कन्वेंशन है, अब जरा सा इसको हम तुम्हें और डिफाइन कर दें। इधर देखो हम लोगों ने ये किया, ये था प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, हमें सरफेस कौन सा मिल रहा था, ये वाला, तो इसका आर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक ठीक। आफ्टर द लेंस, अच्छा ये पॉजिटिव, ठीक है, आफ्टर द लेंस पॉजिटिव। और यहां से बेटा हम लोग जब जाते हैं, जैसे हम लोग एयर से किस में जा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में, तो हमेशा क्या यूज करते हैं, μ-1, या बोल सकते हैं अगर μ1 से μ2 में जा रहे हैं तो लिखेंगे μ2 माइनस μ1, ठीक। क्लियर होगी बात। अब बताओ बेटा किसी बच्चे कोई दिक्कत, कोई समस्या, प्रियदर्शनी समझ में आया कि नहीं आया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस किसकी बात कर रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहा है, ठीक। देखो ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ अ गैस क्यूब ऑफ द टेम्परेचर proportional to the cube of its temperature, pressure is directly proportional to T to the power 3। तो इसको लिख सकते हैं बेटा P और T इधर आएगा तो T to the power -3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट के लगा दो। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एक बात हमें बेटा अपने जीवन में बहुत पहले से याद थी, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा ये बात बेटा हर बच्चे को याद रहती है ना, तो याद भी रहना चाहिए। तो अब हमें P और T में रिलेशन चाहिए, इसमें P और V में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, V को हटाएंगे तो PV इज इक्वल टू NRT, तो V इज इक्वल टू T अपॉन P। NR बेटा कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है, इसलिए सीधे हमने T अपॉन P लिख दिया, P इंटू T अपॉन T टू द पावर गामा, P टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट K। तो P, अब बेटा इसकी पावर कितनी है, 1 लिख सकते हैं, ये गामा ऊपर जाएगा तो माइनस में 1 माइनस गामा इंटू T टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट K। अब इसको इसी वैल्यू से डिवाइड कर दे, 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, T टू द पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू K। ये इससे कैंसिल होगा, P T टू द पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू K आ गया। अब इसको इसी से बच्चा कंपेयर कर लो, इसको इसी से कंपेयर कर लो, तो गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू -3, तो गामा इज इक्वल टू -3 गामा, ठीक। तो इसको बेटा इधर ले आएंगे तो -3 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा, -4 गामा,
तो गामा इज इक्वल टू 3/4, गामा इज इक्वल टू 3/4। सबका आंसर कितना आया है बेटा? कुछ लोगों का आ रहा है, सी पार्ट किसका आया है? 3/2। जरा एक बार चेक कर लें। प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ पावर टी, ठीक है। टेम्परेचर टी, टी टू द पावर -3, कांस्टेंट के, पी पावर 1, 1 माइनस गामा, गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू -3। ये बेटा सी पार्ट कैसे तुम लोगों का आया यार? सी पार्ट अच्छा ये +3, ठीक ठीक बेटा, ये +3 हो जाएगा, -3 माइनस गामा +3, तो यहां पर 2 गामा होगा, ठीक है। तो ये आंसर इज द 3/2, 3/2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 3/2 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी। चलो देखो, एक हमसे बोल रहा है अ ट्रांसवर्स वेव है, अ वेव ट्रेवलिंग। वेव की इक्वेशन बेटा अपने पास होती है अनुपा, वेरी गुड। वेव की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी, kx माइनस ओमेगा टी। हमें k की वैल्यू बेटा याद करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, और k की वैल्यू होती है 2π/λ, ठीक। अब देखो k इज द 2π/λ, और लैम्डा की वैल्यू में बेटा दिया है 2π, कितना दिया है? 2π, ठीक। तो यहां से आ जाएगा 2π/2π, तो k की वैल्यू आ गई 1, और ओमेगा होता है बेटा 2πf, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो आ जाएगा बेटा 2π, फ्रीक्वेंसी इज द 1/π, तो ये बन जाएगा बेटा 2। तो ओमेगा आ गया 2 और k की वैल्यू हो गई 1, इसी में रख दो, तो आ जाएगा a साइन k की वैल्यू 1, वह x माइनस ओमेगा इज 2, x माइनस 2t, ठीक, x माइनस 2t। करेक्ट ऑप्शन इज द फोर्थ पार्ट। वेरी गुड अनुपा राजपूत, बहुत अच्छे। मोहम्मद सुफियान, वेरी गुड, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो बेटा। अनुश्री धनराज, यूनिवर्स, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई, अच्छा चैनल को बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, और जैसे जैसे समझ में आता जाए वैसे वैसे लिख करके बेटा भेजते रहो ना, कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। चलें आगे बढ़े। द आउटपुट एक्स ऑफ द लॉजिक सर्किट शोन इन फिगर। देखो भाई ये एंड गेट है, सॉरी ये नैंड गेट है। आनंद मोहन, कोई नहीं बेटा, आराम से पढ़ाई करो, दिक्कत नहीं होगी। ए और बी ये नैंड गेट है। नैंड गेट के लिए बेटा जब हम लोग देखते हैं तो ये अपने पास हो जाएगा a इंटू बी बार। भाई एंड गेट का a इंटू बी, और इस पर बार लगा देंगे, a इंटू बी बार हो जाएगा। और फिर इसके साथ फिर से जब बार लगाएंगे बेटा, तो a इंटू बी बार था, इसके ऊपर फिर से बार लगाएंगे, तो आंसर हो जाएगा a इंटू बी। आंसर इज द सेकेंड पार्ट। और थोड़ा ये कंट्रोवर्शियल बेटा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर फोर्थ भी हो जाएगा, तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, ठीक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट, रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू लाइमन एंड बामर सीरीज। देखो भाई लाइमन सीरीज का लिखेंगे 1/λr इज इक्वल टू, सॉरी लैम्डा एल, 1/λl इज इक्वल टू 1/λl इज इक्वल टू r इंटू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होती है लाइमन सीरीज के लिए? 2 से किस पर आ रहे होंगे? 1 पर आ रहे होंगे, तो 1/1² माइनस 1/2²। जब इसको बच्चा सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/1² माइनस 1/2², मतलब 1/1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1 3, तो ये आ जाएगा बेटा 3r/4। और जब यही बात बेटा हम लोग बामर सीरीज के लिए करते हैं, तो 1/λb इज इक्वल टू r, 1/,
अब देखो बामर में 3 से किस पे आ रहा होगा, 2 पर आ रहा होगा, पहले लाइमन फिर बामर, 3 से 2 पर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये बेटा कितना आ जाएगा आर 36 इज द एलसीएम, 4 9 जा 36, 9 माइनस 3 9 4 जा 4, तो ये आ जाएगा बेटा 5 आर अपॉन 36, और दोनों को कर दो बेटा डिवाइड, 5 आर से आर कैंसिल, तो लैम्डा बी अपॉन लैम्डा एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 अपॉन 4 इंटू 36 अपॉन 5, 4 9 जा 27 अपॉन 5, कितना आ जाएगा 27 अपॉन 5। अच्छा लेकिन लाइमन टू बामन निकालना है, मतलब पलट देंगे तो 5/27, ठीक 5/27, वेरी गुड, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। फॉर अ नॉर्मल आई द कॉर्निया ऑफ आई प्रोवाइड्स अ कन्वर्जिंग पावर ऑफ 40D, कॉर्निया कितना दे रहा है 40 डायोप्टर, and the least converging power of the eye lens behind the cornea is 20D. Using this information, the distance between the retina and the cornea eye lens can be estimated. देखो बेटा हमारे पास एक बात इंपॉर्टेंट बहुत है कि अगर इन्फिनिटी से, ठीक, अगर इन्फिनिटी से लीस्ट कन्वर्जिंग पावर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, लीस्ट कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस। देखो लीस्ट कन्वर्जिंग पावर कब होता है, जब हमारे आंखों पर मिनिमम प्रेशर पड़ रहा हो, और मिनिमम प्रेशर कब पड़ रहा होता है, जब लाइट रे हम लोग जब बिल्कुल सामने देख रहे होते हैं, ठीक, तब हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा होता है, ठीक बेटा पढ़ा दिया जाएगा, अभी केवल ऐसे ही करना है ना, पढ़ा देंगे, सारे चैप्टर कराएंगे, परेशान ना हो, सबके रैपिड फायर कराएंगे, और रैपिड फायर में सारे चैप्टर बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे ना। तो यहां से बेटा नेट पावर अपने पास कितनी हो गई P1 प्लस P2, तो ये हो गया बेटा 40D प्लस 20D इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 60D, ठीक, तो यहां से आ जाएगा बेटा P इज इक्वल टू 60 डायोप्टर, और F इज इक्वल टू बेटा हम लोग पढ़ते हैं 1 अपॉन P, तो 1 अपॉन पी हो जाएगा बेटा 1/60, और जब इसको लेते हैं तो 100 सेंटीमीटर, ठीक, मीटर में लेते हैं, मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/1.67 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। पढ़ा दिया जाएगा बेटा, बिल्कुल ध्यान रखो, पढ़ाएंगे, श्योर पढ़ाएंगे ना, बस यही पेपर कंप्लीट कर ले, फिर 100% आप लोगों को पढ़ाएंगे। A parallel beam of fast moving electron is incident normally on a narrow slit. A fluorescent screen is placed at a large distance from the slit. If the speed of the electron is increased, स्पीड कह रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज की जा रही, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो अभी हमने बताया बेटा कि P या लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2m इंटू ई, H अपॉन √2m इंटू ई, ठीक, E क्या है, एनर्जी है, कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, कौन सी एनर्जी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक, जब काइनेटिक एनर्जी E है अपने पास, तो काइनेटिक एनर्जी कब होगी, जब उसके अंदर वेलोसिटी होगी, और जब उसके अंदर बेटा वेलोसिटी होगी E की वैल्यू ½ mv², तो H अपॉन √m इंटू वी टाइप की कुछ वैल्यू ऐसे आ जाएगी ना, ठीक, m इंटू वी टाइप की कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, ठीक, तो हमारे पास लैम्डा जब हम लोग बढ़ाएंगे तो v हमारा वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, यही तो बोल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ नैरो स्लिट, अ फ्लोरिंग स्क्रीन इज प्लेस्ड एट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड हम लोग बेटा बढ़ाएंगे तब लैम्डा हमारा क्या होगा, कम होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा पढ़ा हुआ है, ठीक, तो यहां से sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, n लैम्डा अपॉन d,
तो यहां से थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो लैम्डा कम होगा, और जब लैम्डा कम होगा तो थीटा भी हमारा कम होगा, तो एंगुलर विड्थ हमारी क्या हो जाएगी, एंगुलर विड्थ डिक्रीज करेगी। ठीक, क्लियर होगी बात? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अ यूनिफॉर्म फोर्स, फोर्स बेटा हमारे पास यूनिफॉर्म लग रहा है। ठीक, यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 3i कैप, एफ की वैल्यू है 3i कैप प्लस जे कैप, एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg। बताओ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? बताते चलो यार। द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन 2i प्लस k कैप मीटर टू पोजीशन 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। इस पोजीशन से इस पोजीशन तक बेटा हम लोग जा रहे हैं। वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल, वर्क डन फाइंड करना है। पोजीशन ये है और ये है, तो हम लोग नेट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, R2 माइनस R1। R2 दिस है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, माइनस R1 इज 2i कैप माइनस k कैप, दिस वैल्यू इज 4i माइनस 2i 2i, 3j माइनस k 2k, 3j माइनस 2k। ठीक, 3j माइनस 2k, ये r आ गया। और हम लोग वर्क जानते हैं बेटा, वर्क हमें निकालना है F डॉट आर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ F डॉट आर इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक, तो F डॉट आर, F की वैल्यू है 3i कैप प्लस j कैप डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, माइनस 2k कैप। अब देखो बेटा, वर्क हमें निकालना होता है F डॉट डी इज इक्वल टू वर्क डन। यहां पर R है तो F डॉट R, और डॉट प्रोडक्ट में I का I के साथ, J का J के साथ और K का K के साथ। I का I के साथ करेंगे तो 3 2 6, J का J के साथ करेंगे 3 इंटू 1 3, और K है नहीं तो उसका हो जाएगा 0। आंसर इज द 9 जूल, 9 जूल इज द करेक्ट आंसर। ठीक, कोमल वर्मा थैंक यू, चिरंजीव सक्सेना वेरी गुड बेटा, अनुश्री धनराज बहुत अच्छे ना, प्रियदर्शनी साहू बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो यार आगे बढ़ते हैं। अब बैंड A B C are 3 points in the uniform electric field, the electric field, electric potential। देखो ये पॉइंट A इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल क्या होता है बेटा, डिक्रीज करता है। नेगेटिव साइन यही शो करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर, प्रियदर्शनी साहू थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा जाने पर पोटेंशियल हमारा डिक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कौन है सबसे ज्यादा, ए है, तो ए का पोटेंशियल क्या होगा, सबसे कम होगा। उसके बाद किसका होगा, सी का होगा, फिर किसका होगा बेटा, बी का होगा, और सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा, बी पॉइंट का होगा। आंसर इज द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बेटा न्यू लाइट के ऐप पर टेस्ट होता है आनंद मोहन, और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया होगा, उस नंबर पे कांटेक्ट करोगे सारी प्रॉब्लम तुम्हारी दूर हो जाएगी। ठीक, चलो भाई सिंपल है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा उसके पास पोटेंशियल उसका कम होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से जितनी दूर होगा उसका पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। द कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L, ठीक, कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L is connected in series with a bulb B and an AC source। ठीक है, तो ब्राइटनेस हमें देखना है। ब्राइटनेस होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन R। I अगर ज्यादा होगा तो ब्राइटनेस ज्यादा होगी, तो I इज इक्वल टू बेटा, जब इंडक्टेंस और
एक्सएल एक्ससी और रेजिस्टेंस के बीच का जब हमारे पास होता है तब आई की वैल्यू होती है वी अपॉन जेड, और जेड होता है बेटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अब यहां से आई को चेक कर लें, आई को जरा चेक करते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज रिड्यूस्ड, ठीक, नंबर ऑफ टर्न्स अगर रिड्यूस कर देंगे बेटा तब हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा, मतलब लेंथ कम हो रही है मतलब रेजिस्टेंस कम होगा, और जब रेजिस्टेंस बेटा कम होगा मतलब इंपीडेंस कम हो रहा है, इंपीडेंस जब कम होगा तो आई की वैल्यू बढ़ेगी, तब उसकी ब्राइटनेस क्या होगी, इंक्रीज करेगी, लेकिन हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। अ कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, जब बेटा एक्सएल को एक्ससी के जब इक्वल करेंगे, व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब कि ये वैल्यू ओवरऑल जेड हमारा क्या हो गया, कम हो गया, तो आई हमारा बढ़ जाएगा, मतलब कि आई की वैल्यू बढ़ गई मतलब ब्राइटनेस बढ़ गया। फिर एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल, देखो आयरन रॉड डालने का मतलब हो गया उसका रेजिस्टेंस हम लोग बढ़ा रहे हैं, और जब रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे मतलब इंपीडेंस बढ़ गया, मतलब कि करंट हमारी कम हो गई, तब ब्राइटनेस हमारी डिक्रीज कर जाएगी। बताओ यार आया कि नहीं आया, बताओ आया कि नहीं आया बेटा सभी बच्चों को। देखो बेटा वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ये कब होता है जरा बता दे रहे हैं। जब बेटा एक्सएल और एक्ससी की बात हो रही है तो ये आर होता है, ये एक्सएल है और ये एक्ससी है और ये एक्सएल है, तो ये तीनों किसमें है, सीरीज में है। देखो सीरीज लिखा हुआ है, सीरीज में कांस्टेंट क्या होता है, करंट हमेशा कांस्टेंट होती है, तब क्या यूज करेंगे, आई स्क्वायर अपॉन आर। अगर पैरेलल में होता तो पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप हर जगह सेम रहता, तब हम लोग क्या यूज कर, वी स्क्वायर अपॉन आर। जब पोटेंशियल कांस्टेंट तब वी स्क्वायर अपॉन आर से कंपेयर करेंगे, जब करंट कांस्टेंट तो आई स्क्वायर अपॉन आर से कंपेयर करेंगे। बताओ प्रियदर्शनी समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बता दो, अगर समझ में आ गया है तो लव का साइन भेज देना, ना प्यार भेज देना थोड़ा सा। चलो द अपर हाफ एंड इंक्लाइंड प्लेन, देखो इंक्लाइंड प्लेन की बात हो रही है। इंक्लाइनेशन इज परफेक्टली स्मूथ विद वाइल लोअर हाफ इज रफ, आधा रफ है। मान लेते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है और ये वाली डिस्टेंस भी x है, ठीक, यहां तक तो स्मूथ है, आधा जो है नॉन स्मूथ है। तो ये देखते हैं mg cos थीटा बेटा ऐसा लगेगा और n ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन बेटा ऐसे लगेगा पीछे, और यहां पर इधर लगेगा बेटा mg sin थीटा। mg sin थीटा इसको क्या करेगा, आगे की तरफ लेकर के आ रहा होगा। mg sin थीटा mg sin थीटा इसको इधर लेकर के आ रहा है। अब देखो mg sin थीटा जो हमारे पास है, mg sin थीटा वो इसको लेकर के 2x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो हमारे पास इसने कितना वर्क किया, mg sin थीटा इंटू 2x, ठीक। अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, उसको नीचे नहीं आने देगा, वो ऊपर की तरफ खींच रहा है, और वो यहां तो लग नहीं रहा है इतनी डिस्टेंस तक, वो यहां से लगना शुरू हो रहा है, मतलब कितनी डिस्टेंस तक लगा, x डिस्टेंस तक, तो माइनस अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस एफ आर इंटू एक्स, ठीक। और यहां पर भी रेस्ट में था, रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, और जब पहुंचा वहां पर तब भी किस में पहुंच गया, बॉटम पर, रेस्ट में है। तो चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, ठीक। तो यहां से लिख सकते हैं mg sin थीटा
इंटू 2x इज इक्वल टू एफ आर हो जाता है बेटा म्यू इंटू एन, एन इज द mg cos थीटा। एक्स एक्स कैंसिल, mg से mg कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा बेटा म्यू इज इक्वल टू 2 tan थीटा। म्यू इज इक्वल टू 2 tan थीटा। बताओ भाई सबको आया कि नहीं आया? ये सवाल आया कि नहीं आया? अच्छा सवाल है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। A wire loop is rotated in a magnetic field. The frequency of the change of direction of the induced EMF. देखो यार एक बात समझो, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। फ्लक्स चेंज इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो 0 से 180 तक जो फाई है वो बढ़ रहा होता है, फ्लक्स बढ़ रहा होता है, तब ईएमएफ हमारा नेगेटिव था। और जब 180 से 0 की तरफ आ रहे होते हैं, 180 से 0 की तरफ, तब हमारा फ्लक्स कम डिक्रीज करेगा। फ्लक्स क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और जब बेटा फ्लक्स डिक्रीज करेगा मतलब कि ईएमएफ, फ्लक्स कम हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस, ईएमएफ हमारा पॉजिटिव होगा। तो एक बार नेगेटिव फिर पॉजिटिव, एक टर्न में एक बार नेगेटिव होगा और एक बार पॉजिटिव होगा, तो ट्वाइस पर रेवोल्यूशन। क्लियर होगी बात? किसी बच्चे को कोई समस्या? चलो, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट ए पर वेलोसिटी दी गई है 2i कैप प्लस 3j कैप। i का मतलब हो गया x एक्सिस में स्पीड है 2 और 3 का मतलब हो गया 3j मतलब y एक्सिस में 3। अब 2 ऐसे चलता जा रहा है, इधर भी 2 होगा और जो 3 यहां पर इधर था वो यहां पर इधर हो जाएगा, तो 2i कैप हो जाएगा बेटा। ये तो पॉजिटिव x एक्सिस में है, नीचे की तरफ है तो माइनस का 3j कैप। आंसर इज द सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्योंकि जब ऊपर जा रहा था तब ऊपर वाला लेंगे, नीचे जा रहा है तो नीचे वाला। A wire of resistance, a wire of resistance a wire of resistance 4 ohm is stretched twice its original length। ओरिजिनल लेंथ से ट्वाइस स्ट्रेच हो गया, मतलब लंबाई बढ़ा दी गई। और हमने एक बात बताई थी कि अगर लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर। और अगर एरिया को बढ़ा रहे हैं, ठीक, एरिया को अगर बढ़ा रहे हैं तो R डैश इज इक्वल टू आर अपॉन एन स्क्वायर। लेंथ बढ़ा रहे हैं स्ट्रेच करके, एन स्क्वायर इंटू आर, कितने टाइम्स? ट्वाइस। 2 का स्क्वायर इंटू आर इज 4, 4 4 जा 16, 16 ओम इज द थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्लियर है बेटा? किसी बच्चे कोई दिक्कत? बहुत अच्छे, हर्षिता, अनूपा, अयान, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो अच्छा सवाल आ गया। ठीक, a small object of uniform density rolls up a curved surface with an initial velocity v. It reaches up to a maximum height of 3v square upon 4g with respect to the initial position. The object is, देखो बेटा रोल कर रहा था ना, रोल करते हुए वो v वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी v से रोल करते हुए कितनी हाइट ट्रेवल कर रहा है? इतनी हाइट पर चला गया। ऐसे चलते हुए रोल करते हुए h हाइट वो चला गया। तो उसके पास जब वो रोल कर रहा था, मूव कर रहा था, तो उसके पास कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? h हाइट पे पहुंच करके पोटेंशियल एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ mv स्क्वायर।
और जब रोल करेगा तो ट्रांसलेशनल के साथ साथ रोटेशनल एनर्जी भी होती है, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी mgh। ठीक, तो यहां से बेटा हम लोग लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर प्लस आई की वैल्यू हो सकती है बेटा mk स्क्वायर इंटू ओमेगा v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। तो ये बेटा अपने पास m से m कैंसिल हो गया, ठीक, v स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां पर बेटा बच गया v स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू mg, सॉरी g केवल बचेगा इंटू h कितना है बेटा 3v स्क्वायर अपॉन 4g, g से g कैंसिल बेटा, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, ठीक, और 2 2 जा 4 तो यहां से आ गया 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 और के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। और ये वैल्यू किसकी होती है बेटा, ये वैल्यू हमारे पास होती है डिस्क के लिए। किसके लिए होती है, डिस्क के लिए। आंसर इज द थर्ड पार्ट। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, अनुश्री, अयान, सुरेश, चौहान, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक, आ गया बेटा अच्छा सवाल ये भी है, अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M। तो पहले मैग्नेटिक स्ट्रेंथ निकाल लो, स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन L, ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है, इसको बेंट करके एक आर्क बनाया गया, ये आर्क दिख रहा है और हम लोग जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितना है बेटा, ये L है, लेंथ L अपॉन रेडियस इज R, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री मतलब π/3। तो R की वैल्यू हो गई बेटा 3L अपॉन पाई, R पता चल गया 3L अपॉन पाई। अब हमें लिखना है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जब नया वाला, तो m डैश इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू डिस्टेंस, ठीक, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस देखो ये वाली लेंगे ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो ये वाला एंगल क्या होगा 30 डिग्री, ये R है, ये इसको मान लेते हैं x, ठीक, तो यहां से 30 डिग्री लेंगे तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर x हाइपोटेन्यूज R, तो x इज इक्वल टू आ गया R साइन 30। अब ये अगर R साइन 30 आया तो ये भी कितना आएगा R साइन 30, तो डिस्टेंस हो गई स्मॉल m इंटू 2R साइन 30। स्मॉल m इंटू स्मॉल m की वैल्यू क्या है कैपिटल M बाई L, 2 इंटू R की वैल्यू बताओ बेटा 3L अपॉन पाई, साइन 30 इज 1/2, 2 कैंसिल, L से L कैंसिल, आंसर इज द 3m अपॉन पाई। 3m अपॉन पाई इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बहुत सही जवाब दे रहे हो बच्चे तुम लोग, बहुत अच्छे हो आप सब। A rod PQ of mass M and length L hinged at end P. The rod is kept horizontal by a massless string tied to a point Q as shown in figure. When string is cut, the initial angular acceleration of the rod. देखो भाई, जब इसको यहां से बेटा कट किया जाएगा, ऐसे जब इसको कट करेंगे तो यहां से तेजी से छूटेगा और ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, ठीक, तो मतलब ये टॉर्क इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हुआ, टॉर्क। और टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू लिखते हैं बेटा I इंटू अल्फा, ठीक, और टॉर्क को लिख दिया बेटा, फोर्स कितना लग रहा होगा ऐसे बीच से सेंटर से mg, और कितनी लेंथ है L/2, ठीक। जब इसको कट करेंगे इधर से ऐसे डिस्टेंस लेंगे L/2,
2। तो यहां पे लिखेंगे mg फोर्स इंटू L/2। अब रॉड जो हमारे पास होती है, रॉड का जो हम लोग निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इसके अबाउट बेटा रोटेट करेगा, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा 1/3 ml स्क्वायर। 1/3 ml स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम लोग, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से फाइंड करेंगे। ठीक, तो हो जाएगा हाफ 1/3 ml स्क्वायर इंटू अल्फा। अल्फा फाइंड करना है, एल से एल कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो अल्फा इज द 3g/2l। 3g/2l। बहुत सारे बच्चों ने अच्छा जवाब दिया है। ठीक है, 3g/2l बहुत अच्छा जवाब दिया है बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं है यार, समझ में आया ना? ठीक है। 35 3 blocks with mass m, 2m and 3m are connected by string। ये तीनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं। as shown in the figure, after an upward force F is applied on block M, the masses move upward at constant speed v। what is the net force on the block? ब्लॉक पर नेट फोर्स क्या होगा? देखो एक बात समझो बेटा, किसी भी ब्लॉक पर अगर पूछता है कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने का मतलब हो गया कि उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स लग ही नहीं रहा है ना। कोई बॉडी जिस स्पीड से चल रही उसी स्पीड से चलती जा रही है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है उसका, जीरो है। मतलब हर एक बॉडी पर ए एक्सेलरेशन जीरो है। ए नेट लिख लो, ए नेट क्या है, जीरो। तो नेट फोर्स अगर हम लोग बात करें तो m इंटू ए नेट, तो ये आ जाएगा बेटा m इंटू ए नेट जीरो। तो सभी पर जो हमारे पास फोर्स लग रहा होगा नेट, वो जीरो निकल करके आएगा। ठीक, अच्छा सवाल आ गया है। ये सवाल कई साल से पूछा जा रहा है। कह रहा है एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स। इसको कितने पार्ट में बेटा ब्रेक कर रहा है, 3 पार्ट्स में ब्रेक कर रहा है। ठीक, तो हमसे कह रहा है, अरे ब्रेक इनटू 3 पार्ट्स। देखो जब ब्रेक होता बेटा 3 पार्ट्स में एक्सप्लोड होकर के, तो हमने बताया था P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसका P1 का अगर लिखेंगे तो यहाँ पे 1 इंटू, अच्छा सब परपेंडिकुलर राइट एंगल टू ईच अदर जा रहे हैं, एक अगर x एक्सिस में दूसरा y एक्सिस में जा रहा है, तो इसका मास है बेटा 1 kg। 1 इंटू स्पीड कितनी है 12, 1 इंटू 12 मान लेते हैं x एक्सिस में तो i कैप। दूसरा वाला बेटा 2 kg है, स्पीड है बेटा 8, मान लेते हैं j कैप y एक्सिस इज इक्वल टू P3। माइनस साइन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जरा सा इसको लिखेंगे तो 12 i कैप प्लस 16 j कैप इज इक्वल टू P3 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं m इंटू वी, कितना है इसका 4। ठीक, अब जरा सा इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ m इंटू 4 इज इक्वल टू √12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा m इंटू 4, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 256, तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 400 मतलब 20। तो m की वैल्यू आ जाएगी 20/4, 4 5 जा 20। फाइव, आंसर इज द 5 kg। हर्षिता बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बेटा, कुछ बच्चे बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं ना, अयान, हर्षिता। ठीक है, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज, यार ये तो बहुत पुराना सवाल है। P में हमें एरर फाइंड करना है। देखो पावर को आगे ले आना है, पावर को आगे लाना है, तो 3 इंटू
पर पावर ए की कितनी है 3 है, 3 इंटू परसेंटेज एरर इन ए 1 है, प्लस पावर कितनी है बी की 2 है, 2 को आगे ले आओ, परसेंटेज एरर इन 2 कितना है 2%, बी में 2%, फिर सी में कितना है 3% है, सी की पावर 1 है, 3% प्लस डी में कितना है 4%, 3 4 और फिर से 7 7 7 14% बेटा करेक्ट आंसर आ जाएगा ना। ये तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। द इंटरनल रेजिस्टेंस, अच्छा सवाल क्या छोटा सवाल, रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 वोल्ट सेल, एक सेल ऐसे लगी हुई है 2.1 वोल्ट की, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर, विच गिव्स करंट, करंट ये दे रहा है थ्रू अ रेजिस्टेंस, ये 0.2 ओम की करंट दे रहा है एम्पियर की, तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर प्लस आर, 0.2 V कितना है बेटा 2.1, R 10 और स्मॉल r इज निकालना है, ठीक, 2 प्लस 0.2 R इज इक्वल टू 2.1, तो 0.2 R इज इक्वल टू 0.1, R इज इक्वल टू 1/2 इज द 0.5, 0.5 ओम इज द करेक्ट आंसर। बताओ भाई किसी बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बेटा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलो ना चैनल को, ये काम जरूर करना है। अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इक्विलिब्रियम, अच्छा इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड में इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, ठीक। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट टॉर्क या फिर नेट फोर्स उस पर जीरो लग जाए ना, नेट टॉर्क या नेट फोर्स जीरो हो जाए, टॉर्क इज इक्वल टू होता है बेटा mb साइन थीटा, ठीक। तो अपने पास थीटा जब हमारे पास जीरो हो जाता है तब टॉर्क हमारे पास जीरो हो जाएगा, और जब थीटा 180 हो जाता है तब टॉर्क हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक। तो दो केस है इक्विलिब्रियम के, कितने केस हो गए 2 केस ऑफ इक्विलिब्रियम, और जिसमें हमेशा टॉर्क जीरो कब हो, जब जीरो होता है 0 डिग्री पर वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, और 180 डिग्री पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक। कैन बी इक्विलिब्रियम इन 2 ओरिएंटेशन, वन इज स्टेबल व्हाइल द अदर इज अनस्टेबल, ठीक। समझ में आ गई बात, दो होंगे, एक स्टेबल होगा और दूसरा अनस्टेबल होगा। अच्छा ये व्हीटस्टोन ब्रिज का बेटा सवाल आ गया है, चलो इसको करोगे तुम लोग। व्हीटस्टोन ब्रिज पहले बनाओ बेटा, देखो P इसका नाम दे दिया, इसका Q दे दे रहे हैं, इसका R इसका S, P है बेटा 10 ओम, Q है 30, R इज 30, S इज 90, और गैल्वेनोमीटर का है बेटा रेजिस्टेंस 50, इसका है 50, ठीक। और व्हीटस्टोन ब्रिज बोल रहा है तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगी, ये तो बेकार हो गया। और हमारे पास दिया है बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 7 वोल्ट एंड 5 ओम, इसका है बेटा 5 ओम और ये है 7 वोल्ट। देखो ध्यान से, इसमें जब कोई करंट नहीं जाएगी तो 10 और 30 सीरीज में और 30 और 90 सीरीज में, तो ये हो जाएगा 10 और 30 40 और 30 और 90 120, और दोनों आपस में पैरेलल में, तो 1/r डैश इज इक्वल टू 1/40 प्लस 1/120। आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई, और इसके साथ ही किसमें है सीरीज में, तो आर डैश प्लस 30 प्लस 5 35, तो करंट आ जाएगा
v अपॉन 35। v कितना है 7, 35, 7 5 जा मतलब कि 0.2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। 0.2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। बताओ भाई कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी है बेटा उसका मास कितना है m, इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द हाइट इक्वल टू द ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, चलो भाई हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है ना। पोटेंशियल एनर्जी पहले कितनी होगी माइनस जी एम ई एम अपॉन आर, फिर 2h हाइट पर चला गया, U2 हो जाएगा माइनस जी एम ई एम अपॉन, अब 2h हाइट पर r प्लस 2r, h मतलब h है ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ के हाइट पर, तो आ जाएगा 3r। चेंज U2 माइनस U1, माइनस माइनस प्लस जी एम ई एम अपॉन आर। तो जब इसको बेटा सॉल्व करेंगे 2/3 mgr हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 2/3 mgr इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई किसी बच्चे को कोई दिक्कत? चलो बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज, देखो बेटा इधर इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज, सब का मास 2 kg है। एक बेटा 1 मीटर पर रखा है, दूसरा 2 मीटर पर, तीसरा 4 मीटर पर, चौथा 8 मीटर पर, ऐसे डॉट डॉट करते हुए इनफाइनाइट तक है। ठीक, कहाँ तक है इनफाइनाइट तक। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग अगर निकालेंगे इनफाइनाइट तक है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, V1 इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर, डिस्टेंस है 1, दूसरे वाले का जी एम अपॉन डिस्टेंस है 2, तीसरे वाले का जी एम अपॉन डिस्टेंस है बेटा 4, चौथे वाले का जी एम अपॉन बेटा डिस्टेंस है 8, ऐसे डॉट डॉट करते हुए बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो जब ऐड करेंगे तो v इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे डॉट डॉट करते हुए बेटा Vn। ठीक, V1 की वैल्यू Gm देखो सब में है, कॉमन ले लेते हैं, Gm इज सबके पास है 1/1, ठीक, प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ऐसे डॉट डॉट करते हुए बेटा इनफाइनाइट तक ये वैल्यूज हैं। और ये जीपी बन रहा है कैसे, R इज इक्वल टू 1/2/1, 1/2, दूसरे का निकालेंगे 1/4/1/2, 1/2। देखो T2/T1 सेम आना चाहिए, फिर T3/T2, फिर T4/T3, सब अगर सेम आएगा तब हमारे पास कौन सी सीरीज होगी, जीपी होगी। और जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम होता है A/1 माइनस आर। A इज द फर्स्ट टर्म मतलब 1, फर्स्ट टर्म इज 1 एंड 1 माइनस आर इज 1/2। ठीक, तो यहां से आ जाएगा बेटा ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 माइनस 1 मतलब ये 2 आ गया, तो अपने पास कितनी आ जाएगी वैल्यू 2gm, और m कितना है 2 kg, आंसर इज द 4g। 4g इज द करेक्ट आंसर। माइनस साइन क्या है बेटा, माइनस साइन सबके साथ लगा हुआ होता है ना, हमने छोड़ा हुआ था, लास्ट में हमने कंसीडर कर लिया। 43 अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड, एक प्रोटॉन बेटा छोड़ा जा रहा है फ्रॉम रेस्ट इन अ रूम, एक रूम में, स्टार्ट विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स वेस्ट व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ विद अ स्पीड v0। ठीक है, इट मूव विद एन एक्सेलरेशन 3a0 टुवर्ड्स वेस्ट। चलो भाई इधर देखो बेटा, हमारे पास कह रहा है कि रेस्ट से छोड़ा जाता है, रेस्ट से, रेस्ट का मतलब हो गया जब चार्ज रेस्ट में रहता है तब उस पर केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता है, मतलब कि केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही एक्ट कर रही होती है। जब रेस्ट में था तो रेस्ट में था तो Q इंटू ई इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन A0, तब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी।
तो यहां से आ जाएगा बेटा E इज इक्वल टू ma0 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E, ma0 अपॉन E किधर है, वेस्ट की डायरेक्शन में। अब वो जब मूव करने लगा है बेटा, जब वो मूव कर रहा है किसी स्पीड से v0 स्पीड से, ठीक, किधर बेटा, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन में, विद एन एक्सेलरेशन 3a0 टूवर्ड्स वेस्ट। फिर वो 3a0 एक्सेलरेशन से वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। तो मतलब जब वो मूव कर रहा था तब इसका मतलब उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड वहां पर जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दोनों लग रही होंगी। तब हम लोग कंसीडर करेंगे कि 3a0 है, a0 तो किसका लग रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो a0 माइनस कर दो, तो बचा कितना, 2a0 किसका लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड का। तो QVB इज इक्वल टू 2m इंटू a0। तो यहां से हमारे पास B आ जाएगा बेटा 2m इंटू a0 अपॉन V, और यहां पर इसका बेटा इलेक्ट्रॉन है तो इंटू E। आंसर हो गया 2m a0 अपॉन V0 इंटू E, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा वेस्ट की डायरेक्शन में लग रहा होगा तो हमारे पास अंदर की तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट एंड डाउन। फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा तुम लोग जवाब दे रहे हो ना, बहुत अच्छे। 2 पिथ बॉल्स, ठीक। अपने पास एक सवाल है बेटा 2 पिथ बॉल्स, y और r में बेटा हमें रिलेशन अगर मिल जाए तो फिर हम लोग फाइंड कर लेंगे। 2 पिथ बॉल्स इक्वल चार्जेस, नो इक्वल चार्ज है, सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट A बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज r, ठीक है, ये r है। चलो अब कह रहा है जब इसको हाफ कर देते हैं ये वाली हाइट, तब सेपरेशन कितना होगा, सेपरेशन तब कितना होगा, देख लो एक बार। ये बेटा थीटा है, इधर बेटा दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, इक्वल चार्ज है सेम, तो F इधर लग रहा होगा, mg ऐसे लग रहा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू F अपॉन mg परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू, अब यहां से ये डिस्टेंस हो जाएगी बेटा r/2 परपेंडिकुलर बेस, और ये हाइट हो गई y हो गया बेटा हाइट और बेस r, एक सेकेंड, परपेंडिकुलर अपॉन बेस r/2 अपॉन y, ठीक है। और f की वैल्यू क्या होती है बेटा, Q1 Q2 जिसको हम लोग Q स्क्वायर बोल सकते थे, इक्वल चार्ज है, Q स्क्वायर अपॉन 4πε0 r स्क्वायर इंटू mg इज इक्वल टू r अपॉन 2y। अब देखो Q स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 4 कॉन्स्टेंट, पाई कॉन्स्टेंट, m कॉन्स्टेंट, g कॉन्स्टेंट, ठीक। तो r स्क्वायर जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा बेटा r क्यूब, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो यहां से लिख सकते हैं y1 अपॉन y2 इज इक्वल टू r1 अपॉन r2 टू द पावर 3, टू द पावर 3। तो y1 क्या है बेटा, पहले y था और डिस्टेंस कितनी थी r, और y2 निकालना है, डिस्टेंस पहले कितनी थी r, अब अपने पास डिस्टेंस है बेटा, जब ये y/2 हो गया तब हमें डिस्टेंस r2 निकालना है, पावर 3 है, 2 से y से y कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, पावर इसकी इधर भेज देंगे 1/3 r अपॉन r2, तो r2 इज इक्वल टू r अपॉन 2 टू द पावर 1/3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, r अपॉन 2 टू द पावर 1/3, r अपॉन 2 टू द पावर 1/3 ये है बेटा, फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चले भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को,
A stone falls freely. A stone falls freely under gravity. It covers distance h1, h2, h3 in first 5 सेकेंड. देखो बेटा h1 की बात करोगे, फ्रीली गिर रहा है तो u की वैल्यू h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. ये तो जीरो हो जाएगा, तो यही टर्म केवल बचेगा. तो हाफ जी इंटू टाइम लिया बेटा 5 सेकेंड, 5 का स्क्वायर 25. ठीक, अब H2 अगर जरा निकालें तो नेक्स्ट अगले 5 सेकेंड में, तो मतलब टोटल टाइम 5 प्लस 5 10 हो गया. तो हाफ जी इंटू 10 का स्क्वायर 100. लेकिन माइनस इसको करना पड़ेगा ना, जो पहले वाला 5 सेकेंड था उसको घटाना पड़ेगा. माइनस, ठीक, माइनस आ जाएगा हाफ जी इंटू 25, तो ये आ जाएगा 75/2g. ये बिल्कुल तुम सही करो बेटा, गैलीलियो रेशियो. लेकिन ये भी जानना बहुत जरूरी है ना, इसको जानना बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है. H3 अगला 5 सेकेंड मतलब कितना हो गया, 5 5 5 15 हो गया. तो हाफ जी इंटू 15 का स्क्वायर 225. लेकिन शुरू का जो 10 सेकेंड था उसको हटाना है, तो माइनस कर देंगे 100g/2. तो कितना हो जाएगा 125g/2. तो H1 ऐसे रहने देते हैं. अब देखो H1 रेशियो H2 रेशियो H3 अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक, तो यहां पर बेटा हमारे पास आ जाएगा 25g/2 रेशियो 75/2g रेशियो 125g/2. 2 से 2 कैंसिल, g से g कैंसिल. ठीक, यहां पे g रहेगा. ठीक है, g से g बेटा कैंसिल, और 25 तिया 75 125. तो H1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं H2/3 कर दे, H2/3 और H3/5 हो जाए. आंसर इज द फर्स्ट पार्ट, करेक्ट आंसर. बताओ बच्चों, किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी? बोलो बेटा, किसी बच्चे कोई समस्या? बेटा जेई का पेपर भी करवाया जाएगा, पहले इसको हम कर लेंगे, फिर हम लोग इसका चैप्टर वाइज करेंगे, फिर जेई के करेंगे, फिर जेई के चैप्टर वाइज करेंगे. हर तरह के सारे पेपर बेटा कंप्लीट किए जाएंगे, बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. और बेटा और तुम लोग खूब अच्छे से तैयारी करो. ठीक, चले बेटा, फिर ऑल द बेस्ट तुम्हारे एग्जाम के लिए.